हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। और आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर द बेटर फ्यूचर में। और प्लीज़ मुझे एक बात ये बताइए कि आप लोग मेरे ब्लॉग पे जा रहे हैं या नहीं, क्योंकि ब्लॉग पे आपको पूरा का पूरा न्यूज़पेपर पर डे मैं वहाँ पे लिख देती हूँ, और वो भी हिंदी में। तो प्लीज़ ब्लॉग पे जाइए, वहाँ पे विजिट करिए, एक बार जाके तो देखिए, फिर नहीं अच्छा लगेगा तो मत जाइएगा। और ब्लॉग को शेयर करिए, या जैसे भी जो भी आपको अच्छा लगता है। अगर लगता है कि इस लायक है तो शेयर करिए, और लगता है कि नहीं इसमें कमी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, तभी तो मैं सुधार करूंगी। और मेरे आसपास ऐसे लोग नहीं हैं जो मुझे सजेशन दे सकें कि ऐसा करो वैसा करो। जो भी मुझे समझ में आता है मैं वो खुद से ही करती हूँ। तो प्लीज आप ब्लॉग पे जाइए, वीडियो पे मुझे सजेस्ट करिए, जो भी आपको लगता है कि नहीं ये चीजें अच्छी नहीं आ रही हैं, इसको और सुधार करना चाहिए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। और चलिए हम अपना न्यूज़पेपर शुरू करते हैं। और हाँ, कोविड की थर्ड वेव फिर से आने वाली है, ऐसा सुनाई दे रहा है, कुछ साइंटिस्ट बता रहे हैं। तो प्लीज वैक्सीनेशन की प्रोसेस थोड़ा जल्दी कराइए। जैसे भी जिसका नंबर आता जाए वो अपने को वैक्सीनेट कराता जाए। और प्लीज घर में रहिए तो सेफ रहेंगे, मतलब अननेसेसरी बाहर नहीं निकलिए, और जिनकी ड्यूटी है वो निकले भी तो पूरी सेफ्टी से। और हम चलते हैं अपने न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। और आज हमारा डे है फ्राइडे, डेट है May 7, 2021। और हमारी आज की स्टोरी बहुत ही अच्छी स्टोरी है, जो कि बेस्ड है स्टोरी बियॉन्ड द स्कोर बोर्ड। जो हम किसी का स्कोर बोर्ड देखते हैं और उस वक्त बड़ा ही अच्छा फील होता है कि हम अपने बच्चों को, जैसा कि माता पिता की आदत होती है, वो अपने बच्चों को ये दिखाते हैं, अरे ये देखो इसने ये कर दिया, वो देखो इसके तो इतने नंबर आ रहे हैं, तुमसे कुछ नहीं होता है। तो आज की स्टोरी है उन स्कोर बोर्ड के पीछे की, और सब स्कोर बोर्ड्स में। और यहाँ पे इस टॉपिक में सबसे पहली पिक्चर है मैरी कॉम की। आप इन्हें पहचानते तो होंगे ही ना, और अगर नहीं पहचानते हैं तो प्लीज पहचान लीजिए, क्योंकि इनको बाय फेस पहचानना बहुत जरूरी है। हमारे इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है और बहुत नाम रोशन किया है हमारे देश का। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा जो शुरू होता है वो मैरी कॉम से शुरू होता है, और फाइटिंग बैक। मैरी कॉम जो है ये बॉक्सिंग की लीजेंड है, और इन्होंने भारत को 6 बार बॉक्सिंग में गोल्ड दिलाया है, और ये विश्व चैंपियन रह चुकी हैं। और यहाँ पे यही दिया है कि मैरी कॉम द बॉक्सिंग लीजेंड फ्रॉम मणिपुर, और ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं, और ये 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं, और सुपर मॉम भी हैं। और इनके 3 बच्चे हैं जो कि सिजेरियन पैदा हुए थे, और उसके बाद भी इन्होंने अपनी बॉक्सिंग को नहीं छोड़ा, क्योंकि वो इतनी ज्यादा पैशनेट थी कि कुछ भी हो जाए मैं बॉक्सिंग नहीं छोड़ूंगी। और ये बहुत लोगों की इंस्पिरेशन बनी है। इन हर अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय डायना स्टेरोकॉम शेयर हर स्टोरी ऑफ ग्रिट एंड फाइट बैक। ये मैरी कॉम की खुद की बायोग्राफी एक बुक आई थी, इनकी मूवी भी आई थी, आप लोगों को पता होगा मैरी कॉम नाम से। और जिसमें एक जो इनकी बुक है अनब्रेकेबल, इसमें इन्होंने अपनी पूरी स्टोरी बताई है। मेरे पास भी है ये बुक, मैं कभी इसको आपको पढ़ के बताऊंगी। बहुत ही अच्छी किताब है, और आप अगर इसको पढ़ लेंगे तो एटलीस्ट उस क्षण तो आपको ये लगेगा कि हाँ, जो भी मेरा पैशन है उसे मुझे पूरा करना ही चाहिए। बाकी हमारे आसपास की परिस्थितियां हमारे पैर तो खींचती हैं, पर फिर भी हमें उनसे किसी भी हाल में निकलना ही होता है। और दूसरा हमारे यहाँ पे है द किंग ऑफ क्ले। द किंग ऑफ, ये गाइस क्ले का मतलब वो वाली क्ले नहीं है जो हम लोग मोल्ड करके कोई भी पिक्चर बनाते हैं। ये क्ले एक ग्राउंड होता है टेनिस के लिए। और ये यहाँ पे इन हिज बुक राफा माई स्टोरी, ये राफेल नडाल के बारे में दिया है, क्योंकि ये क्ले प्ले बोर्ड के किंग हैं। और टोनी प्लेड इन चैंपियंस लाइफ, नडाल ऑल्सो रिकाउंट्स द grueling training section, the fire rivalry with Royal Federer and his days on the professional circuit। तो इन्होंने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है, आपको इनकी बुक में पढ़ने को मिल जाएगा। और ये है साइना नेहवाल, ये भी इंडिया को कई मेडल दिला चुकी हैं, और इनकी जो स्टोरी पब्लिश होने वाली है 2012 में, प्लेइंग टू विन बाय साइना नेहवाल, ट्रेस द यंग शटलर जर्नी फ्रॉम द चाइल्ड
प्रोडिजी बाय बैगिंग ऑफ गोल्ड इन द लंदन ओलंपिक। और इन्होंने लंदन ओलंपिक में जो गोल्ड जीता था वहां तक की पूरी स्टोरी है जो इनकी बायोग्राफी आएगी उसमें। और ये हैं अभिनव बिंद्रा। After his disappointing champion in the Athens Olympic 2004, Abhinav Bindra felt like a utter failure in his autobiography, A Shoot at History. इनकी जो बायोग्राफी है शूट एट हिस्ट्री, इसमें इन्होंने अपना पूरा स्ट्रगल पीरियड दिया है जब इन्हें एथेंस ओलंपिक 2004 में हार का सामना करना पड़ा था। तो इन्हें लगा था कि अब शायद मेरा करियर खत्म ही है, पर इन्होंने किस तरह से कम बैक किया और उसके बाद 2008 में बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड जीता। ये पूरी स्टोरी यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगी इस बुक में। और इन्हें तो कोई शायद ही कौन नहीं जानता हो, सचिन तेंदुलकर, प्लेइंग इट माई वे। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है प्लेइंग इट माई वे। बच्चों ये बायोग्राफी के जो नेम है ये कभी कभी एग्जाम्स में भी आ जाते हैं कि जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि प्लेइंग इट माई वे किस खिलाड़ी की बायोग्राफी है, तो आपको पता होना चाहिए। रेस टू द टॉप, इन्होंने किस तरह से टॉप पे आने के लिए स्ट्रगल किया ये इस बायोग्राफी में पूरा दिया हुआ है। एंड मास्टर क्लास, ये हैं विश्वनाथन आनंद जो कि शतरंज के चैंपियन रह चुके हैं और बहुत सालों तक इनको कोई भी नहीं पछाड़ सका है। तो यहाँ पे इनकी बुक है, इन हिज बुक माइंड मास्टर विनिंग लेसन फ्रॉम अ चैंपियन लाइफ। इनकी इस बुक में इनकी पूरी जर्नी दी हुई है जहाँ पे इन्होंने अप्स एंड डाउन्स को भी बताया है। और इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ये एक पिक्चर है और ये पीछे फायर आपको दिख रही होगी। इन फिट्स एंड स्टार्स, और आज हमारा जीके टॉपिक है Is there a third pole? If yes, where is located? Read on to find out. तो अभी तक तो हमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी दो पोल्स के बारे में पता था। यहाँ पे थर्ड पोल की बात हो रही है और यहाँ पे पूछ रहे हैं कि अगर थर्ड पोल है तो वो कहाँ लोकेटेड है। चलिए देखते हैं। If we ask you what are the pole region on earth, would you instantly say North Pole and South Pole? But did you know where is the region north of India the glaciologists call the third pole? तो लेकिन भारत के उत्तर में एक इलाका है जिसे हिम्नोलॉजिस्ट थर्ड पोल कहते हैं। मैं ये आर्टिकल खुद भी पहली बार पढ़ने जा रही हूँ तो आप सब भी ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि अगर थर्ड पोल इंडिया में एस्टेब्लिश है। द तिब्बतियन प्लेटू होम ऑफ द वास्ट हिंदू कुश हिमालय आइस शीट इज रिफर्ड टू एज थर्ड पोल। थर्ड पोल इसलिए कह रहे हैं इसे हिमालयन प्लेटू को क्योंकि हिमालयन प्लेटू पे जो हिमालय पर्वत है ये ग्लेशियर का बहुत ही ज्यादा बड़ा एक स्टोर आप कह सकते हैं, एक स्टोर का काम करता है। तो ये पोल की तरह हम इसे देखते हैं क्योंकि नॉर्थ पोल पे भी आइस है और साउथ पोल पे भी आइस है, इसलिए हाँ यहाँ पे साइंटिस्ट ने इसे थर्ड पोल का दर्जा दिया हुआ है क्योंकि विश्व के सबसे बड़े ग्लेशियर हिमालय के क्षेत्र में ही हैं। And because it contains a third largest amount of snow and ice after the Arctic and the Antarctic, क्योंकि आर्कटिक यानी नॉर्थ पोल एंड एंटार्क्टिक यानी साउथ पोल के बाद तीसरा लार्जेस्ट अमाउंट में जो आइस है वो हिमालय के तिब्बतियन प्लेटू पे ही मिलती है, इसलिए इसे साइंटिस्टों ने थर्ड पोल कहा है। एंड इट कवर्स एन एरिया अबाउट 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर एंड हैज 46,000 ग्लेशियर्स, और करीब ये 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और इसमें 46,000 से भी ज्यादा ग्लेशियर हैं। द थर्ड पोल स्पान्स 8 कंट्रीज फ्रॉम, और ये थर्ड पोल स्पान्स मानी फैला हुआ है करीब 8 देशों में, जैसे अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार, अफगानिस्तान है और चीन है, भारत है, तिब्बत है, और तो the frozen glacier are the source of 10 major rivers including the Ganga, Brahmaputra, Yellow, Mekong and the Indus। अच्छा बच्चों, मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ यहाँ पे कि जैसे जब आप ये न्यूज़पेपर को पढ़ें तो आपके पास आपके घर में एटलस जरूर होना चाहिए, एटलस स्टूडेंट वाला,
मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने लिंक मैं डाल देती हूँ। अगर आपको वहाँ से एटलस चाहिए तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। और अभी तो फिलहाल लॉकडाउन है, और जब लॉकडाउन ओपन हो जाएगा तो आप मार्केट से भी बाय कर सकते हैं। पर मैं एक बात यहाँ बता दूं कि मार्केट में ऑक्सफोर्ड का एटलस बेवजह बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है। ऑनलाइन अमेजोन की साइट पे काफ़ी सस्ता है। मुझे भी धोखा हुआ था, क्योंकि मेरी बेटी के भी वो पैक्ड कॉपी किताबें मिलती हैं और उसमें वो एटलस था, वो बेवजह 450 का एटलस का ही दाम था। और मैंने जब अमेजोन पे देखा ऑनलाइन तो वो एटलस 250 256 ऐसा समथिंग था। तो मतलब 200-250 रुपये फालतू चले जाते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एटलस दे दूंगी, आपके पास एटलस होना चाहिए, क्योंकि आप इस तरह जोग्राफिकल एरिया को तुरंत एटलस में खोल के देख लेंगे तो एक तो आपको देशों की लोकेशन पता चलेगी। आप जब हम किसी चीज को इमेज देख लेते हैं तो वो हम कभी नहीं भूलते हैं। ये पढ़ने का बहुत अच्छा तरीका होता है, और इसकी अगर आप प्रैक्टिस क्लास 5th से ही डाल लेंगे आपको हमेशा एग्जाम्स में बहुत ही फायदा करेगा। चलिए बैक अपने होते हूँ मैं टॉपिक पे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लिया करिए, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट लिंक होते हैं। ठीक है। और ये मेजर रिवर जो कि विश्व की बहुत बड़ी नदियों में से एक है, इन रीजन से होके निकलती हैं, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, येलो, मेकोंग, इंडस तक हैं। एंड द सपोर्ट एटलीस्ट 1.6 बिलियन पीपल डायरेक्टली इन इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। और ये करीब 1.6 बिलियन लोगों के रहने को या उनके खाने पीने का इंतजाम करवाता है। ये थर्ड पोल, इसके जो रिसोर्सेज हैं वो। एंड these rivers are main source of water, of drinking, agriculture, hydropower. The rivers indirectly support of livelihood of millions of people in these country. और ये इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देता है, क्योंकि हिमालय की वजह से, जो हिमालय से नदियाँ आ रही हैं उसी की वजह से हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स डेवलप हुए, और नॉर्दर्न प्लेन्स डेवलप होने की वजह से आज भी भारत का उत्तरी इलाका विश्व में सबसे ज़्यादा अनाज पैदा करने वाले इलाकों में से एक माना जाता है। भारत का ही नहीं, नॉर्थ के जितने भी हैं, क्योंकि यहाँ 10 देशों की करीब बात हो रही है। म्यांमार का डेल्टा, ठीक है, अफगानिस्तान हो गया, आपका बांग्लादेश का डेल्टा हो गया, ये चावल की सबसे ज्यादा पैदावार करते हैं। तो ये जो आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी निर्भर करती हैं, ये कहीं ना कहीं थर्ड पोल, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, इन पे डिपेंड करती हैं। देखिए, कभी भी किसी भी टॉपिक को जब आप उसकी पूरी मॉर्फोलॉजी को लिंक करके पढ़ेंगे, आपका आंसर बहुत अच्छा निकल के आएगा और आपको समझ में बहुत अच्छा आएगा कि किस तरह से कोई भी नेचुरल रिसोर्स हम पे एक दूसरे से कनेक्ट होके जुड़ा होता है और हम उस पे किस तरह से डिपेंड होते हैं। बट द बैड न्यूज़, क्योंकि बैड न्यूज़ आजकल हम रोज ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जब पानी की कमी होगी तो जाहिर सी बात है, पहाड़ों से निकलता हुआ पानी अगर कम होगा तो वो मैदान में आके और भी कम होता जाएगा। मैदान में आके जब कम होगा तो अंडरग्राउंड वाटर जो फिल है वो कम फिल होगा। जब कम फिल होगा तो हम निकालेंगे कहाँ से पानी, और धीमे धीमे आप देख रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और हम चीन से भी आगे निकल जाएंगे 2030 तक में। तो इसलिए हमको उन रिसोर्सेज को बचाना है। द बैड न्यूज है, थर्ड पोल इज मेल्टिंग क्विकली। विश्व में सबसे ज्यादा पिघलने वाले ग्लेशियर्स हिमालय के ग्लेशियर हैं। ठीक है। रिसर्चर्स सजेस्टेड दैट इट कुड लॉस मोर देन थर्ड ऑफ इट्स वॉल्यूम बाय एंड द सेंचुरी। तो उनका कहने का मतलब है कि थर्ड ऑफ वॉल्यूम, उसका 1/3 एरिया इस दशक में पिघल जाएगा। एंड इंटरनेशनली एग्रीड टारगेट द लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल अहेड एंड 2। और ऐसा हो रहा है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर लगभग 1.5 डिग्री 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। और ये ऐसा वाकई में कहा गया है कि इस तरह सेल्सियस बढ़ेंगे। और आगे, एंड इफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन कंटिन्यू एट देयर करेंट लेवल्स द रीजन कुड लॉस द एज मच एज 2/3 ऑफ इट्स आइस। और ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन इसी तरह निकलता रहा तो मेल्टिंग की दर और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। एंड 500 स्मॉल ग्लेशियर हैव डिसअपियर्ड। और ऑलरेडी जो 500 से ज्यादा स्मॉल ग्लेशियर्स थे वो तो
दिखना ही बंद हो चुके हैं, मतलब उनका नामो निशान मिट चुका है। एंड बिगेस्ट वंस आर श्रिंकिंग रैपिडली, और जो बड़े हैं वो श्रिंक हो रहे हैं यानी सिकुड़ रहे हैं बहुत ही तेजी से। एंड द कंटिन्यूअस ग्लेशियर मेल्टिंग विल बी कैटास्ट्रॉफिक ऑफ द पीपल हु डिपेंड ऑन इट्स वाटर, और उनके पिघलने से जो भी इंसान है यानी खास करके नॉर्थ में रहने वाले जितने भी देश हैं वो सब कुछ हम नदियों के पानी पे ही निर्भर करते हैं। विल इनिशियली मोर वाटर इट एक्सपेंड टू pour ऑफ द रिवर बेसिन कॉजिंग फ्लडिंग, इवेंचुअली द विल ड्राई अप रिजल्टिंग इन अ ड्रॉट एंड डिसर्टिफिकेशन। और जब नदियों में पानी कम आएगा तो हमारे को सूखा पड़ेगा और हमारी भूमि धीरे धीरे उसमें बदलेगी, डेजर्ट की तरफ बढ़ने लगेगी बदलने के लिए। रीजंस ऑफ मेल्टिंग, द रीजंस ऑफ मेल्टिंग के बहुत सारे हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पॉपुलेशंस बढ़ती जा रही है, उस पर जोर पड़ रहा है, हमारे रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ा है, क्योंकि हम उन्हें अंधाधुंध यूज़ करते जा रहे हैं, उनको दोबारा फिल होने का मौका ही नहीं देते हैं। हमने जैसे किसी टब में से 5 लीटर पानी निकाल लिया और भरा सिर्फ आधा लीटर, तो क्या आप अगले दिन उम्मीद करते हैं कि आप दोबारा उसमें से 5 लीटर पानी निकाल पाएंगे? तो इसी तरह से हमारे रिसोर्सेज के साथ भी हो रहा है। तो मैंने आपको ये टॉपिक पूरा अच्छे से समझा दिया है, और अगर आप इससे नोट्स बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग पे जाइए, वहाँ एज इट इज़ आपको ये टॉपिक हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएगा। वहाँ से आप इसके कुछ पॉइंट्स अपने डायरी में, कॉपी पे कहीं भी नोट डाउन कर सकते हैं। और मेरा ब्लॉग एड्रेस है www.studyforthebetterfutureonline। और ये है आज की स्पोर्ट्स न्यूज़ फर्स्ट पेज की। और हम आ गए अपने सेकंड पेज पे, जहाँ का पहला टॉपिक है यूनिक स्पीशीज, कनेक्ट दीज एंडेमिक स्पीशीज विद द प्लेस दे आर नेटिव टू। यहाँ पे आपको एंडेमिक स्पीशीज यानी कि जो खत्म होने की कगार पे हैं उनको इनके नेटिव प्लेस से अरेंज करके मैच करके लगाना है, और इसके आंसर्स भी यहाँ दिए हुए हैं। और प्लीज़ इस क्विज को जरूर सॉल्व करिए, क्योंकि इससे आपको इनकी डिटेल जानकारी भी मिल जाएगी। और गूगल करिए, बाकी मेरे ब्लॉग पे जाइए, वहाँ पे मैंने इनको डिटेल में लिख रखा है। मैं इन क्विज को अभी सॉल्व यहाँ पे इसलिए नहीं करा रही हूँ क्योंकि न्यूज़पेपर का मेन एम ही यही होता है कि रीडर उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ें और उनको सॉल्व करते चलें। और ये है आज का नंबर गेम। इसके बाद हमारी क्विज है हाई फाइव। हाई फाइव में अ क्विज ऑन इंडिया, इट्स पीपल, कल्चर एंड नॉट्स मोर। आज आपको यहाँ पे इंडिया के कल्चर से रिलेटेड एक क्विज देखने को मिल रही है, और आपको इसको मैच करना है। यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं और आपको मैच मिलाना है इनसे, ठीक है? और इनको भी आप गूगल करके मैच मिलाइए। और आज का द हिंदू वर्ड ऑफ द डे है टाउट, TOUT। टाउट माने होता है ब्रोकर। ब्रोकर होते हैं ना, जैसे जो मीडिएटर होते हैं, किसी चीज को दोबारा से सेल करते हैं, उन्हें कहते हैं टाउट, ब्रोकर। और यूज है इसका, द स्कूल इज टाउटेड एज द बेस्ट इन द सिटी। हम आगे चलते हैं, और आगे हम आ गए हैं अपने फन फैक्ट पे। फन फैक्ट है लॉन्गेस्ट हैंगिंग ब्रिज। तो ये लॉन्गेस्ट हैंगिंग ब्रिज कहाँ पे है, इसको आप डिटेल में यहाँ से पढ़ लीजिए, और ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, इसको जरूर सॉल्व किया करिए। एंड सेकंड टॉपिक यहाँ पे है ये, और फन फैक्ट के आंसर्स यहाँ पे दिए होते हैं। और आज का वॉर ऑफ वर्ड्स है बुक्स वर्सेस फिल्म बुक्स। तो आप इसमें से क्या पसंद करेंगे? और ये है डब्लू कॉर्नर। डब्लू कॉर्नर में ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इनके आंसर्स भी नीचे हैं।
और बच्चों अब हम आ गए अपने नेक्स्ट पेज पे, जो कि है 1 मिनट जीके। और 1 मिनट जीके में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, नेम द पॉलिटिकल लीडर सीन इन दिस पिक्चर। तो क्या आप इस पिक्चर में जो पॉलिटिकल लीडर दिख रही हैं इनका आप नाम बता सकते हैं? वैसा आंसर यहाँ दिया हुआ है। ऐसे केवल फिगर देख के पहचानना तो काफ़ी मुश्किल हो रहा है। खैर चलते हैं हम यहाँ दूसरे अपने टॉपिक पे, और ये है 2 मिनट वर्ड सर्च। और यहाँ पे दिस रिसर्च ऑन रीन्यूएबल एनर्जी स्पॉट 5 वर्ड्स रिलेटिंग टू इट। तो रीन्यूएबल एनर्जी के बारे में आप जानते हैं, जिसे नवीकरण ऊर्जा भी कहते हैं। नवीकरण ऊर्जा ऐसी ऊर्जा होती है जिन्हें हम नेचुरल रिसोर्स से बनाते हैं और जो दोबारा डेवलप की जा सकती है। जैसे पानी है तो बहते हुए पानी से ऊर्जा बनाना है ना, तो पानी को अगर बहते हुए दोबारा रोटेट करते रहे तो वो ऊर्जा बनाता रहेगा। पर जो कोल से एनर्जी बनती है, अगर कोल एक बार बर्न हो गया तो बची हुई राख को हम दोबारा से नहीं बना सकते ना। तो हमें इस तरह की एनर्जी को यहाँ पे बच्चों ढूंढ के निकालना है कि रीन्यूएबल एनर्जी, इस तरह के आपको जिनसे एनर्जी बन सकती हो उस तरह की 6 एनर्जी के नाम लिख रहे हैं यहाँ पे। मैंने आपको हिंट दे दिया है कि कैसे एनर्जी से यहाँ मतलब है, तो आप ढूंढ के निकालिए। और इसके बाद है 3 मिनट फन रीड। आज यहाँ पे फन रीड में टॉपिक है लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। अल्फाबेट के लेटर्स के बारे में दिया हुआ है कि कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल किन्हें कहते हैं, इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ वगैरह। और यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं जिन्हें आप आर्टिकल में पढ़ लेंगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और इसके बाद यहाँ पे जस्ट अ मिनट जूम इन में एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हेन फिश मूव टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन इन कोऑर्डिनेट मैनर इज कॉल्ड। जब बहुत सारी फिश एक सेम डायरेक्शन में जा रही हूँ तो उन्हें क्या कहते हैं? हंट, ग्लिड, स्विम, व्हेल, स्कूल या शॉल। तो इन्हें शॉल कहते हैं, नहीं स्कूल। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, जब बहुत सारे आउल एक साथ बैठे हों तो उनके ग्रुप्स को आप क्या कहेंगे? होता है ना कि जैसे चिड़ियों के ग्रुप को फ्लॉक्स कहते हैं, तो या मिलिट्री मतलब किसे कहते हैं। इस तरह हर पर्टिकुलर ग्रुप में जब कोई चीज़ें होती हैं तो उन्हें एक स्पेसिफिक नेम कहते हैं। तो जब बहुत सारे आउल अगर एक साथ बैठे हों तो उनके ग्रुप को आप क्या कहेंगे? तो प्लीज़ ज़रा गूगल करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उन्हें क्या कहते हैं। और आज यहाँ पे हमारा अनस्क्रैम्बल इन अ मिनट में वर्ड है, चलिए देखते हैं। जब हम इसे अरेंज करके लगाएंगे तो ये स्पेलिंग बनेगी हमारी QUARANTINE, क्वारंटाइन। ये तो बहुत ही बोलचाल में इस वक्त चल रहा है। क्वारंटीन का मतलब होता है गाइस कि आइसोलेट करना किसी व्यक्ति को, मतलब उसको अलग थलग कर देना, उसको एक अलग रूम में दे देना, केबिन में कर देना, किसी डिजीज की वजह से या किसी इन्फेक्शन की वजह से कहीं और रख देना। ठीक है, जैसा इसकी मीनिंग में यहाँ दिया है, स्टेट, पीरियड और अ प्लेस इज आइसोलेशन इन विच पीपल और एनिमल डेट हैव अराइव्ड फ्रॉम एल्सवेयर और बीइंग एक्सपोज्ड टू इन्फेक्शन और contagious disease are placed। और इसके बाद है यहाँ पे 2 मिनट कॉम्प्रिहेंशन, और ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इस न्यूज़पेपर का। और ये 2 मिनट कॉम्प्रिहेंशन है, इसको रीड करिए। और मैं इनके जो भी वोकैब होती है एक अलग वीडियो में मैं हमेशा डाल देती हूँ, और कभी कभी टाइम नहीं मिलता है क्योंकि बहुत काम होता है घर में, वीडियो भी बनाना है, पढ़ना भी है, तो माफ़ी चाहूँगी मैं इस बात के लिए। पर देर सवेर मैं डाल ही देती हूँ, पर फिर भी आप इससे भागा मत करिए, कॉम्प्रिहेंशन से इसको ज़रूर सॉल्व करिए। आपको वीडियो में दिक्कत होती है सॉल्व करने में तो आप ब्लॉग पे जाइए। मेरा ब्लॉग का एड्रेस है www.studyforthebetterfuture.online। वहाँ पे आपको इसका लिंक मिलेगा, आप आराम से बैठ के रीड करिए और सॉल्व करिए। और बच्चों अब हम पहुँच गए अपने पेज क्विकपीडिया अ डेली सर्च, और यहाँ हमारे पहला चेहरा है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु शटलर हैं, बैडमिंटन खेलती हैं, और
इंडिया की फ़िलहाल नंबर 1 चैम्पियन है इस समय, और इनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए ज़रूर। एंड शी इज़ द फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियन। ये बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियन जीतने वाली पहली इंडियन बनी, और रिप्रेजेंट इंडिया एट द 2016 समर ओलंपिक्स। Though she lost to Spain, Carolina Marin, Sindhu became the first Indian woman to earn an Olympic silver medal। और इन्होंने स्पेन की कैरोलिना मैरिन को हराकर सिल्वर भी अर्न किया था, और ये 16 में नंबर 1 पे भी आ गई थी। इन्होंने रिप्लेस किया था कैरोलिना मैरिन को, ठीक है। और इन्होंने बहुत ज़्यादा अवार्ड जीते हैं। और यहाँ पे हमारा लास्ट वर्ड आ रहा है ग्लासगो। ग्लासगो एक शहर है जिसकी ये पिक्चर दी हुई है, और इसके बारे में चलिए देख लेते हैं। ग्लासगो सिटी है स्कॉटलैंड का, और ये सिचुएटेड है बोथ बैंक ऑफ द रिवर क्लाइड, एंड इट्स लोकेटेड इन अ वेस्ट सेंट्रल रीजन ऑफ दिस कंट्री। ये स्कॉटलैंड की रिवर क्लाइड पे बसा हुआ है, और इट इज स्कॉटलैंड्स लार्जेस्ट सिटी। Gaelic name means green gallon. This city exports coal, plates and herring to Europe. This city economy includes advanced engineering and manufacture. ये अपने इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है, और बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड यूरोपियन कंट्रीज में से एक है। और हमारा यहाँ लास्ट वर्ड है साउथहैम्पटन। तो एक बहुत बड़ा सा क्रूज है यहाँ पे। Southampton is a port city in hemisphere south east England, located at the confluence of the river Test and Itchen। ये एक पोर्ट सिटी है जो कि साउथ ईस्ट इंग्लैंड पे लोकेटेड है, एंड द सिटी इज अ क्रिकेट हब एंड हैज होस्ट मैनी इंटरनेशनल मैचेस। और इसने बहुत सारे इंटरनेशनल मैचेस को होस्ट किया है, इसलिए काफ़ी खास शहर हो जाता है। और यहाँ पे हमारा लास्ट वर्ड है मे फ्लावर का ये एक शिप दिया हुआ है यहाँ पे। मे फ्लावर का मतलब है एक मर्चेंट शिप से डेट बिलोंग टू द 17th सेंचुरी। जो इस तरह के शिप होते थे वो 17वीं शताब्दी से बिलोंग करते थे। और क्रिस्टोफर जॉन्स इन द ओनर ऑफ दिस शिप। क्रिस्टोफर जॉन इसके शिप के ओनर थे। एंड डिपार्ट फ्रॉम इंग्लैंड इट वॉज कंपनीड बाय अनदर शिप स्पीडवेल विच टर्न बैक आफ्टर हल डैमेज। और इस शिप की पूरी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। और इसके बाद हम आगे हैं, ये एक पिक्चर स्टोरी दी होती है कि ब्लूम इन मुदुमलाई टाइगर रिजर्व ऑफ मेडागास्कर। तो ये मेडागास्कर का एक पिक्चर है। और आज ये फेस टू फेस में बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं। आपको इनका नाम पता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पे क्लू भी दिया हुआ है। दिस पॉलिटिकल लीडर हैज बीन अंडर हाउस अरेस्ट फॉर द लास्ट 3 months आफ्टर अ मिलिट्री कोप इन हर कंट्री। बच्चों मेरा वो वीडियो तो डिलीट हो गया, पर ये म्यांमार की लीडर हैं आंग सान सू, और ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही फेमस हैं। इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, और फिर अचानक 3 महीने पहले इनको इन्हीं के घर में अरेस्ट कर लिया गया, और फिर से देश पे सेना का शासन आ गया। तो उस समय ऐसा हुआ था कि जो न्यूजीलैंड ने सबसे पहले म्यांमार से अपने पॉलिटिकल रिलेशंस को ख़त्म कर लिया था कि आंग सान सू को छोड़ो। तो ये आंग सान सू जी हैं, ठीक है। और ये है आज का सुडोकू। हमें देश की कुछ पॉलिटिकल चीज़ें भी पता होनी चाहिए कि हमारे देश में चल क्या रहा है, क्योंकि हम इस देश के निवासी हैं। तो हमें ये कहने का कोई हक नहीं है कि अरे यार ठीक है, हमें क्या मतलब है देश में कुछ भी चल रहा हो, क्योंकि हम सभी मिलके देश को इम्प्रूव करते हैं। और हम आ गए हैं अपने अब लास्ट पेज पे, जो कि स्पोर्ट्स न्यूज़ होती हैं।
और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए, और जो भी कमी निकलती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगी उसे दूर करने की। और ब्लॉग पे विजिट ज़रूर करिए, चाहे एक ही बार करिए, और फिर बताइए कि हाँ आपको ब्लॉग कैसा लगा। ब्लॉग का एड्रेस है www.studyforthebetterfuture.online। और प्लीज़ हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार ज़रूर चेक कर लिया करिए, वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स के लिंक्स होते हैं, अगर आप वहाँ से परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं। और मैं कल फिर आऊँगी, इट मीन्स मैं मंडे को आऊँगी अब नए न्यूज़पेपर के साथ। तब तक आप लोग मस्ती करिए, खेलिए कूदिए, पर घर में रह के। टेक केयर, बाय।